Audio Jungle. हेलो साथियों, नमस्कार। रेट 2025 लेवल 2 के लिए सामाजिक अध्ययन संपूर्ण कोर्स पर आधारित वन लाइनर क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं साथियों। और कुल 60 क्वेश्चन होंगे इस सीरीज में। 7 नंबर की यह सीरीज है और रेट 2025 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। आज की सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम सरकारी डाकघर कहाँ पर स्थापित किया गया। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर क्या होगा? जोधपुर। यानी राजस्थान का प्रथम सरकारी डाकघर ये कहाँ पर स्थापित किया गया साथियों? जोधपुर में। कब? 1839 में। 1839 याद रखना यहाँ पर। और जोधपुर में पहला सरकारी डाकघर स्थापित किया गया। राज्य का प्रथम हाईटेक डाकघर पुष्कर अजमेर में स्थापित है। और राजस्थान की एकमात्र पहली पोस्ट वुमेन गोपाली देवी शर्मा। यह भी आप यहाँ पर नोट करेंगे साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था? कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था? तो यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे? राजतरंगिणी। क्या याद रखेंगे साथियों? याद रखना यहाँ पर राजतरंगिणी। और ये किसने लिखा? कल्हण के द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ। और इसी में किसका विवरण दिया गया है? अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। ये विवरण मिलता है राजतरंगिणी में। अगला क्वेश्चन देखो, गुप्त युग में किसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे था? गुप्त युग में किसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे था? विशाल जलयान। क्या याद रखेंगे? विशाल जलयान में भारत यूरोप से आगे था। यहाँ पर देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध गुप्तकालीन विद्वान भास के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? यहाँ पर पुस्तक का नाम आप याद रखेंगे। इनकी पुस्तकें हैं स्वपन वासदाता, चारुदत्तम, अरुभंग आदि। पांचवा क्वेश्चन, त्रिशतात्मक संघर्ष लगभग कितने वर्षों तक चला? त्रिशतात्मक संघर्ष 100 वर्षों तक चला। साथियों देखो यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है, वेली किशन रुक्मणी किसके द्वारा लिखी गई? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई। 7वां क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना ये कहाँ पर की गई थी? तो यहाँ पर याद रखना रेवाड़ी में। 1938 में की गई थी इसकी स्थापना। श्री कृष्णलाल जोशी के सफल प्रयासों से गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में इनकी स्थापना होती है। 1928 में भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना की गई। 1928 में भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना होती है और इनके अध्यक्ष गोपीलाल यादव तथा उपाध्यक्ष देशराज को बनाया गया। तो दोस्तों यहाँ पर 2 सन आपको याद करना, एक तो 1938 यानी भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में रेवाड़ी में। और दूसरा सन आपको याद रखना है यहाँ पर 1928 में भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव तथा उपाध्यक्ष कौन? देशराज। ये आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, विक्रम संवत के अनुसार गणगौर त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? अब यहाँ पर आपको बताना है विक्रम संवत के अनुसार गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब मनाया जाता है साथियों? अरे चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है गणगौर त्यौहार। यहाँ पर देखो 9 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी है? राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी की बात हो रही है। तो पहली चोटी तो याद रखना गुरु शिखर, जो कि सिरोही में है, 1722 मीटर ऊंची है ये। और सेकंड नंबर पर शेर याद रखना, जो कि 1597 मीटर है और यह भी कहाँ पर है? सिरोही में है। और तीसरी चोटी की बात करें तो साथियों दिलवाड़ा याद रखना आप, दिलवाड़ा या दिलवाड़ा,
ये भी सिरोही में है, ये 1442। जरगा की बात करें तो ये उदयपुर में है और ये कितनी ऊंची है, 1431 मीटर। अचलगढ़ सिरोही ये 1380 मीटर है। तो ये प्रमुख चोटियां हैं, ये आपको यहाँ पर देखनी है। 10वां क्वेश्चन देखो, अमृतम जलम जल संरक्षण अभियान चलाया गया, ये किसके द्वारा चलाया गया था? अमृतम जलम जल संरक्षण अभियान, तो ये राजस्थान पत्रिका द्वारा चलाया गया था। 11 नंबर का क्वेश्चन है, ऊंट की नाचना नस्ल ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर जिला याद रखेंगे यहाँ पर। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, उस वर्षा का नाम बताओ जो राजस्थान में शीतकाल में होती है, किस नाम से जाना जाता है? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं? मावट कहते हैं दोस्तों। राजस्थान के कौन से भाग में बांस पाए जाते हैं? बांस, तो दक्षिणी क्षेत्र यहाँ पर देखेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो यहाँ पर क्या याद रखेंगे साथियों? जापानीज इंटरनेशनल ऑपरेशन एजेंसी। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन क्या है? इंदिरा गांधी नहर कहाँ तक विस्तृत है? तो राजस्थान में ये हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, इसका अंतिम बिंदु गडरा। 16 नंबर का क्वेश्चन, डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? डेगाना खाने राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है? नागौर जिला याद रखें। चांदबावड़ी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है या किस जिले में है? तो चांदबावड़ी, आबानेरी, दौसा, ये आपको यहाँ पर देखना है साथियों। इसके बाद में देखो 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, राजस्थान में भीमसागर सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में भीमसागर सिंचाई परियोजना, तो ये झालावाड़ में है। और यहाँ पर देखो 19 नंबर का क्वेश्चन, जैसलमेर जिले की मुख्य मवेशी की नस्ल का नाम थारपारकर, ये गाय की नस्ल है दोस्तों, थारपारकर। 20 नंबर का क्वेश्चन है, वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है, वर्षा का जल किसके लिए लाभप्रद है? वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है, तो यहाँ पर आप देखेंगे भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए, भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संरक्षण लाभदायक है या लाभप्रद है। ऐश्वर्या तेल क्षेत्र जिस जिले से संबंधित है वह कौन सा जिला है? तो ऐश्वर्या तेल क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पर, तो बाड़मेर को आपको यहाँ पर देखना चाहिए। बाड़मेर यहाँ पर सही उत्तर होगा। राजस्थान की बात हो रही, राजस्थान में कौन सी दिशा में वर्षा कम होती है? तो बिल्कुल आप यहाँ पर याद रखेंगे दक्षिण, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। 23 नंबर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आ गया, संसदात्मक शासन व्यवस्था, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो देखो यहाँ पर विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, क्योंकि व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। मौलिक अधिकार, अब देखो यहाँ पर मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकार क्या है? तो ये क्या है मौलिक अधिकार? वाद योग्य, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए गए या मूल अधिकार प्रदान किए गए वे वाद योग्य हैं। इनकी अगर अवहेलना हो जाती है तो आदमी क्या कर सकता है? अरे न्यायालय में शरण ले सकता है। कहने का मतलब आपको क्या याद रखना है यहाँ पर, यानी भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं वे वाद योग्य हैं। इनकी अवहेलना होने पर न्यायालय में शरण ली जा सकती है। यह है 24 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? क्वेश्चन को समझना है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे? अरे संविधान के अनुच्छेद
51 क में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और उनकी अनुशंसा कौन सी समिति के द्वारा की गई? तो स्वर्ण सिंह समिति याद रखें यहाँ पर। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा जा सकता है उसे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। और अनुच्छेद की बात करें तो यहाँ पर 78A याद रखना, अनुच्छेद 78A के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सशक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। यहाँ पर देखो 27 नंबर का क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। ये लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत कब खो देता है? तो यहाँ पर देखो, लोकसभा का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत उस समय खो देता है जब वैध मतों का प्रतिशत भाग प्राप्त नहीं हो सकता। तो जब ये प्रतिशत भाग उनको प्राप्त नहीं होता है तब वो लोकसभा का कोई भी प्रत्याशी हो वो अपनी जमानत उस समय खो देता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो भारतीय संविधान के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में क्या सम्मिलित है? तो साथियों यहाँ पर आप याद रखेंगे राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। और अनुच्छेद की बात करें तो 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसका निर्माण किसके द्वारा होगा? तो ये आप यहाँ पर देखेंगे, एक तो राज्यपाल है, विधानसभा है और विधान परिषद है। क्या याद रखेंगे यहाँ पर? तो विधानमंडल होगा जिसका निर्माण किसके द्वारा होगा? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा विधानमंडल का निर्माण होगा। और अनुच्छेद की बात करें तो 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था है जिसका निर्माण राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा होता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या याद रखेंगे? राज्य की समेकित निधि से, यहाँ पर संचित निधि भी आप याद रख सकते हैं। राज्य की संचित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। साथ में आप ये भी याद रखें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, जबकि अगर उनकी पेंशन की बात करें साथियों, उन्हें पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है। दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर नोट करनी है, वेतन भत्ते और पेंशन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन की बात करें तो साथियों याद रखना, वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि के द्वारा दिया जाता है, जबकि उनके पेंशन की बात करें तो साथियों भारत सरकार की संचित निधि के द्वारा दी जाती है। यहाँ पर आप ये दो बातें याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखो 31 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में कहाँ न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? औसत वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो लेह क्षेत्र याद रखना, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, लेह नामक स्थान पर। और जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र भारत का उत्तरी क्षेत्र है। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली हुई है? अब यहाँ पर क्या बताना है, भारत में वह कौन सी मिट्टी है जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली हुई है? तो जलोढ़ मिट्टी याद रखें, जलोढ़ मिट्टी। भारत में तिलहन के दो अग्रणी उत्पादक राज्य कौन से हैं? राजस्थान और मध्य प्रदेश। क्या याद रखेंगे यहाँ पर? राजस्थान और मध्य प्रदेश आपको यहाँ पर देखना है साथियों। इसके बाद में देखो भोजपत्र वृक्ष मिलता है, कहाँ पर मिलता है ये भोजपत्र वृक्ष? हिमालय।
अगला क्वेश्चन है, भारत का आधुनिक औद्योगिक विकास प्रमुखतया है। भारत का आधुनिक औद्योगिक विकास प्रमुखतया है कच्चे मालों के तार्किक उपयोग के कारण। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? यह भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है महिलाओं की साक्षरता दर ये कितनी है साथियों। तो 64.6% आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक भूस्खलन क्षेत्र। सर्वाधिक भूस्खलन क्षेत्र कौन सा है? हिमालयी क्षेत्र आपको याद रखना है यहाँ पर, हिमालयी क्षेत्र। सर्वाधिक भूस्खलन क्षेत्र कौन सा है? हिमालयी क्षेत्र है दोस्तों। देखो यहाँ पर 38 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा? वाणिज्य बैंक, भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक है? SBI। क्या याद रखेंगे यहाँ पर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। इसके बाद में आगे बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की लिपि में चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ये आप यहाँ पर देखेंगे साथियों, हड़प्पा सभ्यता की लिपि में चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। 40 नंबर का क्वेश्चन देखो, राजस्थान के अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? राजस्थान के अजमेर के विलय के समय उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरिभाऊ उपाध्याय यहाँ पर देखना है, हरिभाऊ उपाध्याय। और 1 नवंबर 1956 को अजमेर राजस्थान में मिल गया था साथियों, यानी 1 नवंबर 1956 को अजमेर का राजस्थान में विलय हो गया था। और ये राजस्थान का कौन सा जिला बना था? 26वां जिला बना था। क्वेश्चन देखो यहाँ पर 41 नंबर का क्वेश्चन, चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज प्रकाश ये किसके द्वारा लिखा गया था? चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है सूरज प्रकाश, और ये किसके द्वारा लिखा गया? तो कर्णिदान के द्वारा लिखा गया था। ये किसके द्वारा? कर्णिदान के द्वारा। और ये ग्रंथ जोधपुर के शासक अभय सिंह के मुद्दों का वर्णन करता है। यहाँ पर देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन है, जातक है। जातक क्या है? तो ये एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है जातक, और इसके बारे में आप यहाँ पर देखेंगे कि जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का विवरण है, जो 549 कथाओं के रूप में है ये ग्रंथ। और इन कथाओं से तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि जातक कथाओं का महत्व अमूल्य है। जातक कथाओं का महत्व अमूल्य है। मात्र कला एवं साहित्य के संदर्भ में ही नहीं, उनका महत्व तत्कालीन भारतीय सभ्यता के दृष्टिकोण से भी है। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। किसके बनाए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता के औजार अस्त्र किसके बनाए जाते थे? तो तांबा, टिन और कांसा याद रखना, तांबा, टिन और कांसे के बनाए जाते थे साथियों। इसके बाद में देखो यहाँ पर 44 नंबर का क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता और संस्कृति के निर्माताओं को किस वेद में आर्य कहा गया? तो ऋग्वेद याद रखना यहाँ पर। कौन सा वेद? ऋग्वेद, जिसमें वैदिक सभ्यता और संस्कृति के निर्माताओं को आर्य बोला गया। 45 नंबर का क्वेश्चन देखो, सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है, जिसमें ईश्वर की स्तुति के मंत्र है। ईश्वर की स्तुति के मंत्र है। अशोक ने शिलालेखों का निर्माण करवाया, जिनमें 44 राजसभाओं का वर्णन मिलता है, और ये शिलालेख किस भाषा लिपि में हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है क्या? अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है, भाषा कौन सी है, ये आपको यहाँ पर देखना है।
तो साथियों देखो, अगर बात करें यहाँ पर भाषा और लिपि की, तो प्राकृत ब्राह्मी हो जाएगा। यानी अशोक के शिलालेखों की भाषा तो कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। कौन सी भाषा? प्राकृत। अशोक के शिलालेखों की भाषा तो थी प्राकृत। और जबकि लिपि की बात करें तो साथियों 4 लिपियां आप यहाँ पर देखेंगे। एक तो ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी है, ग्रीक, आरामेयिक। ये चारों लिपियां यहाँ पर याद रखें। एकमात्र काबुल का अभिलेख है जो वो द्विभाषी है। एकमात्र काबुल का अभिलेख ही है जो जिनकी 2 भाषा है, द्विभाषी है वो। और अशोक के सर्वाधिक शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, ये आपको यहाँ पर याद रखना है साथियों। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, लीलावती पुस्तक संबंधित है। ये किससे रिलेटेड पुस्तक है, क्या लिखा गया है इसमें, किसके बारे में वर्णन है? तो साथियों ये किसकी पुस्तक है? गणित की पुस्तक है। ये गणित से संबंधित है। इसमें आप गणित का अध्ययन कर सकते हैं। ये गणित की पुस्तक है जो भास्कर द्वितीय के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? ये लीलावती भास्कर सेकंड के द्वारा लिखी गई। और इसकी भाषा संस्कृत है। और इसके बारे में आपको याद रखना है, यह गणित व खगोल शास्त्र का प्राचीन ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और इसमें 625 श्लोक के साथ ही यह सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग भी है। लीलावती में अंक गणित का विवेचन किया गया। लीलावती में अंक गणित का विवेचन किया गया। और लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था। तो देखो साथियों यहाँ पर आपको कंटेंट किस तरह से तैयार करके दिया जा रहा है, तो ये मज़ेदार बात है। यहाँ पर डायरेक्ट हम पढ़ सकते हैं। हमने यहाँ पर पूरी शिद्दत से मेहनत की है और डायरेक्ट कंटेंट यहाँ पर ऐड किया है। नोट्स के हिसाब से महत्वपूर्ण चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड की है जो इम्पोर्टेंट लगती है। और इससे ज़्यादा समय खराब भी नहीं होगा और आपकी तैयारी को भी नया आयाम मिलेगा। आगे बात करते हैं। देखो 48 नंबर का क्वेश्चन है, एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो यहाँ पर क्या याद रखेंगे साथियों? अरे राष्ट्रकूट वंश। एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया? राष्ट्रकूट वंश के शासक के द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश का शासक था जिसने इसका निर्माण करवाया। 49 नंबर का क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस वर्ष भारत में आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस वर्ष भारत में आए थे? याद रखना यहाँ पर सन कौन सा है? 1992 में ये भारत में आए थे साथियों। और अजमेर शरीफ को अपने खानका यानी कुटिया बनाया था। किसको? अजमेर शरीफ को। और पृथ्वीराज तृतीय चौहान के शासनकाल में ये आए थे भारत में। क्वेश्चन है यहाँ पर 50 नंबर का। और क्वेश्चन क्या है? मर्दाना किसका प्रिय शिष्य था? गुरु नानक का। किसका था? गुरु नानक का था दोस्तों। गुरु नानक ने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया था। और मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, धार्मिक कर्मकांडों का भी इसने विरोध किया। गुरु नानक जी स्वयं कविताओं की रचना करते थे। क्या करते थे ये? अरे गुरु नानक जी कविताओं की रचना किया करते थे तथा रबाब नामक वाद्य यंत्र के साथ गाते थे। इनका शिष्य मर्दाना सारंगी बजाता था। तो ये चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दादू के शिष्य थे। दादू के शिष्य सुंदरदास व सूरदास, दोनों आप यहाँ पर नोट करेंगे। इसके बाद में देखो यहाँ पर दादू ने गुण भक्ति की परंपरा के उल्लेखनीय संत थे। दादू ने ईश्वरीय भक्ति को समाज सेवा और मानवतावादी की दृष्टि से संबंध किया। दादू ने एक सांप्रदायिक मार्ग यानी निरपक्ष संप्रदाय का उपदेश दिया। क्वेश्चन है 52 नंबर का। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? नवद्वीप यानी नदियां बंगाल में किस संत का जन्म हुआ था? तो याद रखना चैतन्य का जन्म हुआ था साथियों। और चैतन्य जी ने संपूर्ण भारत की यात्रा की थी और वृंदावन में कृष्ण भक्ति संप्रदाय पुनः स्थापित किया था इन्होंने। किसने?
चैतन्य जी ने। 53 नंबर का क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो भूमि राजस्व का मूल्यांकन व संग्रह करना इनका मुख्य कार्य था। किसका? अमल गुजार नामक अधिकारी का। 54 नंबर का क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? धर्मत का युद्ध पहले तो ये बताओ ये कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1658 में हुआ था। किस किस के बीच में लड़ा गया? तो यहाँ पर याद रखें, औरंगजेब और दारा सिखों के बीच। और कहाँ पर हुआ था ये युद्ध? तो मध्य प्रदेश, याद रखना यहाँ पर। 55 नंबर का क्वेश्चन देखो, जूनागढ़ किला किसने बनवाया था? जूनागढ़ का किला किसने बनवाया था? याद रखना, जूनागढ़ कहाँ पर? अरे जूनागढ़ का किला है बीकानेर में। लेकिन निर्माण की बात करें तो साथियों यहाँ पर याद रखना, इस किले का निर्माण अगर विकल्प में आपको रायसिंह मिल जाए तो रायसिंह पर आपको क्या करना है? लॉक करना है। यानी सही विकल्प क्या हो जाएगा? रायसिंह हो जाएगा। अगर बीका आ जाता है तो फिर आप बीका को करेंगे, दोनों कभी नहीं आएगा। इनमें से कोई एक आए तो किसी एक को करना है। यहाँ पर देखो 56 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाइयों को पराजित करके शहजादा मुअज्जम शासक बना। इसने अपना नाम बहादुर शाह प्रथम दिया। इसे इतिहास में शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी आपको यहाँ पर देखना है, इसे इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? शाह बेखबर के नाम से भी। क्वेश्चन है 57 नंबर का, लखनऊ अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। और ये लखनऊ अवध विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ पर याद रखना 4 जून 1857 को। 58 नंबर का क्वेश्चन है, वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? तो साथियों याद रखें, दादा भाई नौरोजी थे जिसको ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। ये प्रथम व्यक्ति थे, दादा भाई नौरोजी, याद रखना यहाँ पर। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था दांडी से। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से अपने अत्यंत साथियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की। और दांडी ग्राम पहुंचकर महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर सांकेतिक रूप में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। 60 नंबर का क्वेश्चन, आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ पर शुरू हुआ था? बम्बई में। अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन की असफलता तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की मांग अस्वीकार कर दिए जाने पर कांग्रेस ने एक विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया 8 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही गांधी जी तथा अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो साथियों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 60 क्वेश्चन देखे। सीरीज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें ताकि सभी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।